हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं KVPY 2014 केमिस्ट्री पेपर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम केमिस्ट्री सेक्शन को मिनिमम टाइम में और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें ताकि हमारा जो रिज़ल्ट हो वो बेस्ट हो। तो ऑप्टिमम आउटपुट के लिए हमें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही में जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशंस भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आयोनिक इक्विलिब्रियम से। आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है व्हेन 1.88 ग्राम ऑफ AgBr सॉलिड इज़ एडेड टू अ 10⁻³ मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBr। यानी एक KBr का सॉल्यूशन था जो पहले से प्रिपेयर्ड था और उसमें आपने ऊपर से AgBr एक सॉलिड यानी आपने सॉलिड क्रिस्टल्स AgBr के ऐड किए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में दिया गया है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag इज़ 5 × 10⁻10 मोलार। तो यानी इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद जब आपने इसमें AgBr ऐड किया तो यहाँ पे जो Ag+ का सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन था वो 5 × 10⁻10 मोलार हो गया। नेक्स्ट हमें दिया गया है इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ AgBr सॉलिड इज़ एडेड टू 10⁻² एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br- इज़। तो हमें सेम अमाउंट ऑफ AgBr यानी 1.88 ग्राम AgBr एक दूसरे सॉल्यूशन में एक दूसरे कंटेनर में ऐड करना है जो AgNO3 के सॉल्यूशन से फिल था, और उसमें हमने जो AgBr का क्रिस्टल्स थे वो ऐड किए। तो अब हमें बताना है कि इस कंटेनर के अंदर क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा Br- आयंस के। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे। ये जो क्वेश्चन है KSP से रिलेटेड है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है उससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि KSP का जो वैल्यू होगा Ag+ × Br- का कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि आपको पता है जो AgBr है वो 1:1 सॉल्यूट है। यानी जब ये ब्रेक होता है तो Ag+ और प्लस Br- ये आयंस में बनता है। तो यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 और 1 है, इसलिए ये 1:1 सॉल्यूट है। तो आपको पता है ऐसे केस में जब भी हम KSP लिखते हैं वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन, जो कि यहाँ पे Ag+ और Br- है। तो आपको पता है जो फर्स्ट केस में Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन था वो था 5 × 10⁻10 मोलार और Br- का कॉन्सेंट्रेशन था 10⁻3। क्योंकि यहाँ पे जो KBr का सॉल्यूशन था वहाँ से ही Br- आएंगे। आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट के अनुसार जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसी से जो अनायन या कटायन होता है वो आता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसके वजह से उसका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन होगा Br- का वो KBr से होगा, जो कि 10⁻³ था। तो यहाँ पे इसको हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारा जो KSP का वैल्यू आएगा 5 × 10⁻13 आ जाएगा। एक बार हमने KSP का वैल्यू फाइंड कर लिया तो हम अगेन सेम इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। इस इक्वेशन के मदद से हम अगेन यहाँ पे Br- का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो KSP का वैल्यू आपको पता चल गया AgBr का 5 × 10⁻13 जो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया फ्रॉम द गिवन डेटा। नेक्स्ट जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया वो है AgNO3 में Ag का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻², तो वो हमने पुट कर दिया, और हमें कैलकुलेट करना है Br- के लिए। तो आप इससे सिंपली डिवाइड करेंगे तो 5 × 10⁻11 Br- का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन से मैच करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 5 × 10⁻11 मोलार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एनिलीन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर टू गिव द मेजर प्रोडक्ट। तो ये एक सिंपल NCERT बेस्ड रिएक्शन है, और आपको पता है जब भी एनिलीन जैसे हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बेंजीन रिंग पे अटैच होते हैं तो ऐसे केस में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है जो ऑर्थो और पैरा ये तीनों भी पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है, क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है प्लस M ग्रुप है। तो इसके वजह से रिंग हाईली एक्टिवेटेड है और इसके वजह से यहाँ पे तीनों भी जगह पे सब्स्टिट्यूशन होना पॉसिबल है। तो सिंपल सा अगर आपको रिएक्शन पता है आप इसका आंसर लगा के आ सकते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। क्वेश्चन है द मेटल विद द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट इन Ke2CrO4, NbCl5 एंड MnO2 इज़। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीडेशन फाइंड करने के लिए जो स्टैंडर्ड है उन्हें हमें पुट करना पड़ता है और जो अननोन है उसे हमें कैलकुलेट करना है। जैसे अगर हम फर्स्ट में देखेंगे तो जो K है वो K+ के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो 2K के लिए हो जाएगा +2। Cr का हम अज्यूम कर लेते हैं X है, और ऑक्सीजन का आपको पता है जनरली जो होता है -2 होता है, तो -2 और 4 एटम्स तो -8। ये एक ओवरऑल कंपाउंड है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज जो होगा वो होगा 0। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा +6, यानी इस कंपाउंड में K2CrO4 जिसे हम कहते हैं पोटेशियम क्रोमेट, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो ऐसे ही हम बाकी कंपाउंड्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे NbCl5 में अगर हम देखेंगे तो जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -1 होता है, और यहाँ पे NbCl5 में अगर हम देखेंगे तो Nb का यानी नायोबियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +5। सिमिलरली MnO2 में अगर हम देखेंगे तो मैंगनीज का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और K2CrO4 का +6 आ जाएगा। तो हमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, तो ये बहुत ही हम सिंपली जज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रोमियम है वही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +6 में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसमें हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ CrCl2 En NH3 द होल ट्वाइस। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इस कंपाउंड के, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो अगर आपने इसका जनरल फार्मूला याद किया होगा तो होता है M। यहाँ पे जो कैपिटल AA से हम रिप्रेजेंट करेंगे बाइडेंडेट लिगेंड को, फिर जो Cl2 से हम A2 लिखेंगे, और जो NH3 ट्वाइस है उसे हम B2 लिखेंगे। तो इस टाइप के कंपाउंड के लिए आपको पता है 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसे ड्रॉ करके भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें 2 ट्रांस फॉर्म बनेंगे और एक सिस फॉर्म बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है P ब्लॉक से। इसमें हमें पूछा गया द एलिमेंट दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। तो आपको पता है जो नाइट्रोजन होता है वो एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का जो भी ऑक्साइड होता है जनरली वो एसिडिक होता है, ना कि एम्फोटेरिक, तो ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, वो भी एक नॉन मेटल ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम, हाँ ये एम्फोटेरिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सोडियम एक मेटल है, इसलिए इसका जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, ना कि एम्फोटेरिक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से, और इसमें हमें अरहेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं अरहेनियस इक्वेशन होता है K = A × e⁻ EA/RT, जहाँ पे EA है एक्टिवेशन एनर्जी, T है टेम्परेचर, A है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और K है जो रेट कांस्टेंट है। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में लॉग लेंगे ये y = mx + c फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे जो c है वो ln A को रिप्रेजेंट करता है, m यानी जो स्लोप है वो, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो है -EA/R, इतना पार्ट है स्लोप का। अब अगर आपको जज करना है कि इसमें से फर्स्ट लाइन का स्लोप ज़्यादा है या सेकंड लाइन का स्लोप ज़्यादा, वो आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है उसका स्लोप ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो C है यानी जो y इंटरसेप्ट है, अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड लाइन का y इंटरसेप्ट, तो इसकी वजह से जो A1 का वैल्यू है वो भी ग्रेटर होगा A2 से। तो इससे अगर हम देखेंगे ऑप्शन C और ऑप्शन B दोनों भी एलिमिनेट हो गए, तो बचे हम ऑप्शन A और ऑप्शन D के बीच में। तो उसके लिए हमें एनर्जीज का वैल्यू भी देखना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी किसकी हायर है। फर्स्ट वाले लाइन का अगर हम स्लोप देखेंगे तो हायर है, तो इसका मतलब कि EA/R में अगर हम देखेंगे तो EA का वैल्यू ग्रेटर होगा तो ही उसका स्लोप ज़्यादा होगा लाइन का। तो ये इससे हमें समझ में आता है कि E1 यानी जो फर्स्ट लाइन का स्लोप ज़्यादा है इसलिए उसका एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, इज़ ग्रेटर दैन E2। तो ये दोनों कंडीशन ऑप्शन ए में फुलफ़िल हो रही है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट इज़ ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सेकेंड, एंड A1 इज़ ग्रेटर दैन A2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमें दिए गए NiCO4 इज़ यानी टेट्राकार्बोनिल निकल, ये एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका ज्योमेट्री और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हमें पूछा गया है।
तो आपको ज़्यादातर आप में से लोगों को पता होगा कि ये CO4 जो यहाँ पे एक लिगेंड है कार्बोनिल, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसकी वजह से ये सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं निकल के उनको पैर करा देता है, इसलिए कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा। इससे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट, इसमें अगर आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक से। इसमें हमें दिया गया है कंपाउंड, इसका ओजोनोलिसिस हमें फर्स्ट स्टेप में करना है। तो ओजोनोलिसिस का एक सिंपल सा रूल है, आपको एक डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन ऐड कर देना है। तो इससे आपको एक ऐसा कंपाउंड दिखेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको OH- यानी आपको अल्डोल रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पे दोनों भी जो कार्बोनिल है वो विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया। और इसमें आप देखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन के लिए किसी भी एक कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से आप अटैक करा सकते हैं कार्बन आयन बना के। तो यहाँ से अगर जैसे इससे अटैक हुआ तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जिसमें आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रोडक्ट ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ D+ ग्लूकोज एज, तो हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है द स्ट्रक्चर ऑफ L- ग्लूकोज इज। तो आपको पता है D यानी यहाँ पे क्या होता है, राइट हैंड साइड पे लास्ट कार्बन पे OH होता है, तो L वाले में लेफ्ट हैंड साइड पे OH होना चाहिए। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गए। लास्ट कार्बन पे OH यहाँ पे और यहाँ पे है, यानी ऑप्शन बी और सी में है। तो अगर ये प्लस फॉर्म में है तो इसका जो एनेंशियोमर होगा वो माइनस फॉर्म में होगा, यानी इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज होगा। अगर आपने एक प्लेन मिरर ड्रॉ करके उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज ड्रॉ किया तो आपको ऑप्शन बी में दिखेगा ये कंपाउंड। तो ये हो जाएगा L- ग्लूकोज। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम सॉलिड स्टेट। इसमें हमें पूछा गया है इन अ क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर यानी CCP स्ट्रक्चर the fractional contributions of an atom at the corner and at the face in the unit cell are respectively। तो आपको पता है ये डायरेक्ट एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉर्नर्स में भी जो एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और जो भी फेसेस में होते हैं CCP स्ट्रक्चर के उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो अगेन अगर आपको ये स्ट्रक्चर इसका पता है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे फेस पे होंगे तो आधा आधा 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर होगा, और जो यहाँ पे कॉर्नर्स में होंगे वो 8 यूनिट सेल्स के बीच में शेयर होंगे। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम से। इसमें हमें दिया गया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ द रिएक्शन 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद B+C इज 0.5, यानी हमें Kc का वैल्यू दिया है 0.5 एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The reaction will proceed in the backward direction when the concentration of A, B and C are respectively। तो हमें जो रिएक्शन दिया गया इसके लिए अगर हम रिएक्शन क्वोशंट का वैल्यू लिखेंगे तो Q = BC/A² हो जाएगा, और हमें Kc का वैल्यू 0.5 क्वेश्चन में पहले से दिया है। तो हमें आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का लिख के होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और जिसका भी वैल्यू Q इज़ ग्रेटर दैन Kc आएगा उस केस में ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि जब भी Q इज़ ग्रेटर दैन Kc होता है तो वहाँ पे रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे Q का वैल्यू 100 आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और जो 100 है वो ग्रेटर दैन 0.5 है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से। तो इसमें हमें पूछा गया था मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर विथ HI इज। तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक जो अल्काइल ग्रुप है वो टर्शरी ब्यूटाइल, और जो दूसरा अल्काइल ग्रुप है वो एक मिथाइल, और बीच में एक ऑक्सीजन, इसलिए ये ईथर है। जैसे हम इसके ऊपर HI से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें जो टर्शरी ब्यूटाइल है वो आयोडाइड बनाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकटायन है वो स्टेबल है, और इसलिए ये रिएक्शन प्रोसीड होती है वाया SN1 मैकेनिज़्म, और जो CH3 है वो OH के साथ जॉइन होकर मिथेनॉल बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इसमें हमें पूछा गया है द मोलार कंडक्टिविटीज़ ऑफ NaCl, KCl एंड NaOH एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आर 126, 150 एंड 250 रेस्पेक्टिवली,
द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ KOH इज़। तो एक खोलरॉश लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जो भी हमें डेटा दिया होता है उसे हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो रिक्वायर्ड है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन डेटा ये सब है, ये तीनों भी हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है KOH के लिए, तो हमें K+ का और OH- का फाइंड करना है, बाकी सारे को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 150 + 250 करेंगे, और NaCl हमें नहीं चाहिए तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सॉल्व करने पे इसका वैल्यू लैम्डा इन्फिनिटी पे आएगा 274। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 274। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 4-formyl benzoic acid on treatment with 1 equivalent of hydrazine followed by heating with alcoholic KOH gives the major product। तो आपको समझ आना चाहिए कि जब हाइड्राजीन और KOH का रिएक्शन है तो ये पक्के से वुल्फ किश्नर रिएक्शन होगा। हमें जो कंपाउंड दिया गया है उसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो होगा कुछ ऐसा, यानी एक बेंजोइक एसिड और उसके पैरा पोजीशन पे फॉर्माइल यानी CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप होगा। जब उसे हम ट्रीट करेंगे हाइड्राजीन के एक इक्विवेलेंट से, तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो प्रेफरेंशियली रिड्यूस हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, और KOH होने की वजह से यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाते हुए यहाँ पे एक H+ को छोड़ देगा, और वहाँ पे एक COO- और एक K+ का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक सॉल्ट बनेगा, और यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। तो अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एलिमेंट्स X and Y हैव एटॉमिक नंबर्स 33 and 17 रेस्पेक्टिवली। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ अ स्टेबल कंपाउंड फाउंड बिटवीन देम इज़। तो जो एटॉमिक नंबर 33 वो आर्सेनिक का है, और जो एटॉमिक नंबर 17 वो आपको पता है क्लोरीन का है। अगर आप देख सकते हैं जो आर्सेनिक है वो 15 ग्रुप को बिलोंग करता है, और जो क्लोरीन है वो 17 ग्रुप को बिलोंग करता है। तो 15 ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो +3 भी होती है, और क्लोरीन जो हैलोजन को बिलोंग करता है उसका जनरली वैलेंसी -1 होता है। तो इस केस में अगर आप इसे क्रॉस करेंगे तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा XY3। जैसे NCl3 AsCl3 होता है, तो वैसे इस कंपाउंड का जो जनरल फार्मूला होगा XY3 होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोइकियोमेट्री से। इसमें हमें दिया गया द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 इक्विवेलेंट ऑफ KI इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, जो है KMnO4 + KI H2SO4 के प्रेजेंस में MnSO4 यानी एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 में मैंगनीज जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो कन्वर्ट होकर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यानी इसका जो N फैक्टर है वो होगा 5 KMnO4 में। वहीं KI में अगर आप देखेंगे तो I का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, उससे कन्वर्ट होकर I2 इवॉल्व होता है, यानी आयोडीन के वेपर्स इवॉल्व होते हैं। तो जो आयोडीन में ऑक्सीडेशन स्टेट है आयोडीन का वो है 0। तो यहाँ पे चेंज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। तो इसे अगर हम बैलेंस करेंगे तो आपको पता है किसी भी रिएक्शन में जो भी इक्विवेलेंट्स कंज्यूम होते हैं किसी भी कंपोनेंट के वो सेम होते हैं। तो अगर हम KMnO4 के इक्विवेलेंट्स निकालेंगे उसे हम इक्वेट कर देंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन से, तो दोनों भी सेम होंगे, आयोडीन के और KMnO4 के। तो इक्विवेलेंट्स के लिए अगर हम फार्मूला देखेंगे वो हो जाएगा N फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट जो KI है यहाँ पे हमें आयोडीन का 1 इक्विवेलेंट दिया गया है, और N फैक्टर जो है KMnO4 का वो है 5, और हमें मोल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मोल्स होंगे 1/5 हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इसे इक्वेशन को बैलेंस करके भी सॉल्व कर सकते थे, या आप इस मेथड से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर से। इसमें हमें दिया गया 3 सक्सेसिव मेजरमेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट गेव द वैल्यूज़ 10.9, 11.4042 एंड 11.42। द करेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग द एवरेज वैल्यू इज़। यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूल याद होने चाहिए। पहले तो आप इसे जैसे ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 डेटास दिए गए हैं। तो वैसे ही आप इसको तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर आप उसे डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो आपको एक वैल्यू आएगा। अब आपको ये देखना है कि उसे आप कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे।
यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के साथ है वही आपको आंसर में भी रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे जो 10.9 है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं, तो हमारा जो आंसर होगा जो हमें रिपोर्ट करना है एवरेज वैल्यू, उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। तो आप ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट से ज़्यादा है, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ऑप्शन सी में अगर आप देखेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऑप्शन 4 में भी ये नहीं हो रहा है फिट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 6 किलो जूल पर मोल। द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द मेल्टिंग इन जूल पर केल्विन पर मोल इज क्लोजेस्ट टू। तो आपको पता है जो डेल्टा एस का फॉर्मूला है वो है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हीट है वो मेल्टिंग के लिए लेटेंट हीट के फॉर्म में दी जा रही है। तो यहाँ पे जो हीट है वो 6 किलो जूल्स है यानी 6000 जूल्स, और टेम्परेचर है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर आप एक बार सॉल्व करेंगे तो ये 21.978 यानी अप्रॉक्सीमेटली 22 के क्लोजेस्ट आएगा। तो हमें पूछा ही गया है क्लोजेस्ट टू विच वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी 22 जूल पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पे हमें रिएक्टेंट साइड में आयोडोबेंजीन दिया गया है, एरो के ऊपर कॉपर और हीट दिया गया है। तो ये रिएक्शन ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर जिन्होंने मॉड्यूल से या क्लासेस इसके प्रॉपर कोचिंग किया है तो उन्हें ये रिएक्शन पता होगा। जैसे वर्ड्स रिएक्शन होता है या फिटिंग रिएक्शन होता है, कपलिंग रिएक्शन एक तरीके का, वैसे जो कि सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, वैसे ही कॉपर के प्रेजेंस में उल्मन रिएक्शन होता है, वो भी एक तरह का कपलिंग रिएक्शन है। तो उल्मन रिएक्शन जो है ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के कपलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज अ मेटल। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स के थ्रू फॉलो होता है, लेकिन आपको मैकेनिज़्म जानने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे कपलिंग होगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो विद इन द सिलेबस आते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस भी पूछे जाते हैं बच्चों की नॉलेज चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एनर्जीज ऑफ dxy एंड dz² ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर सच दैट। तो आपको पता है जब भी dz² ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम बात करेंगे तो हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, और जो dxy है वो लोअर एनर्जी लेवल में आता है। dxy, dyz और dxz, ये जो तीनों भी पेयर हैं xy, yz और xz, ये तीनों भी लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं व्हेन द स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और यही जो तीनों है ये टेट्राहेड्रल में हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे dx² माइनस y² और dz², ये दोनों हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं वाइल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, एंड टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन में ये लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंगली आंसर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है dxy इज ग्रेटर दैन dz² इन बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ dxy इज लेस दैन एनर्जी ऑफ dz² इन बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ये भी गलत है, दोनों में भी ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ dxy इज ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ dz² इन टेट्राहेड्रल। तो ये बात सही है, टेट्राहेड्रल में xy का एनर्जी yz का और xz, ये तीनों का एनर्जी z² और x² माइनस y² दोनों से ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल में dz² का एनर्जी xy से ज़्यादा होता है, यानी ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है। तो हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे ये भी गलत है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज इट फॉर टुडे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में सेक्शन 2 के क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।